डिजाइन ठीक है तो उसकी कंडीशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है या नहीं? टार्च अच्छी है या नहीं तो उसके लिए बिल्डर रिस्पॉन्सिबल है या सुपरवाइजर महोदय रिस्पॉन्सिबल है? टार्च दिलाने का काम तो कौन करता है? ये तो सुपरवाइजर का काम है ना। और मैं ये बात बता रहा हूं कि टार्च स्टैंड और सुपरवाइजर टार्च स्टैंड और टार्च जितनी चाहिए अनलिमिटेड सप्लाई, एक दो नहीं। जो अभी बिल्डर कह रहा साहब नया सामान यहाँ रख लेते हैं हमको देते नहीं, ये बीमारी आज की तारीख में नहीं है। आप जितनी चाहिए उतनी आप ले लीजिए। गॉट माय पॉइंट? जितनी चाहिए उतनी अवेलेबल है। तो पहला हो गई, मतलब पहले तो कटिंग वाली बात हो गई, 3 पॉइंट कटिंग से रिलेटेड हो गई। चौथा हो गया मोल्ड बांधने के बाद। बांधने के बाद आ गई उसके ऊपर टार्च की आपने जो सेटिंग करी, सेटिंग की, क्योंकि हमने बता दिया कि इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन वहां पर जो हमने आपको डिजाइन बाय डिजाइन हमने ऐसा कर दिया है कि आपके इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसमें ज्यादा प्ले रहेंगे। 30 से 45 होनी चाहिए, उसमें इतना ही प्ले है, ये इसमें ज्यादा आप कर नहीं सकती। तो अगर आपके पास पुराना है तो आप नया मंगा लीजिए। उसके बाद अगला आ गया टार्च की कंडीशन। टार्च कंडीशन क्या है कि आपने बताया कि डिजाइन सही होना चाहिए। तो दो तरह के, 2 होल वाली या 6 होल वाली, दोनों तरह के टार्च वहां से अवेलेबल है। जिसमें आप कंफर्टेबल है उसके साथ करिए। दोनों डिजाइन की जितनी टार्चें चाहिए उतनी अवेलेबल है, आप मंगा लीजिए। पुरानी खराब टार्च को न से वेल्डिंग ना करें। सारे सुपरवाइजर जब जाए वेल्डिंग, जब भी कभी देखें तो उसकी कंडीशन देख ले। ये देखने की जरूरत है किसका काम है भाई? जो भी इंस्पेक्शन कर रहा है, चाहे वो पेडगोई कर रहा है, एजेंट सीनियर एजेंट कोई भी आदमी कर रहा है, तो उसका काम है या नहीं? बिल्डर को तो आप जो सामान दोगे उसी से करेगा। वो कहेगा भी तो डांट दोगे तो चुपचाप करने लगे, बात को जॉइंट खराब आएगा तो उसको रिस्पॉन्सिबल करोगे। टार्च का डिजाइन भी इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों चीज ठीक हो गई, जिसके बाद अगला आता है आपकी टंकी या ब्लोअर, जिसको आप बोल रहे हैं। अगर ब्लोअर आपका मान लो पुराना है या किसी वजह से प्रेशर नहीं जनरेट कर रहा है जितना आपको प्रेशर देना है, तो भी क्या है, आपका सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन टार्च भी ठीक है, सही ऊंचाई भी है, लेकिन अगर वो प्रेशर ही नहीं दे रहा, और अगर एयर, चूंकि पेट्रोल और एयर का मिक्स बर्न होता है ना, अगर उसने ब्लोअर में उतना प्रेशर जनरेट ही नहीं हुआ तो भी आप कितनी देर, आप 10 मिनट गर्म करते रहिए, गर्म ही नहीं होगा। तो ब्लोअर की कंडीशन, अगेन ब्लोअर किसको अरेंज करना है? सुपरवाइजर को अरेंज करना है, बिल्डर को तो नहीं अरेंज करना है। कौन अरेंज करेगा? बिल्डर अरेंज करेगा, बिल्डर अरेंज करेगा या सुपरवाइजर अरेंज करेगा या ऑफिसर अरेंज करेगा। तो ब्लोअर की कंडीशन हो गई। ब्लोअर मान लीजिए ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या आता है कि आपने कितना तेल दिया, कितना तेल पूरा दिया। कितना तेल देते हो आपको भाई? 60 kg 52 kg के हिसाब से 2.25 लीटर एवरेज में बोल रहा हूं कि कितना तेल चाहिए। इतना देते हैं या नहीं देते? इस बंडल मिलता है ना। चलो, तो अब पूरा तेल दे दिया। मान लो कभी ऐसा हो सकता है कि आपको तेल ही कम दे, तो आप मान ली तो भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने टंकी भी ठीक कर दी, पूरा तेल भी दे दिया, ठीक है, तेल पूरा दे दिया, लेकिन पता चला टाइम आपको 5 मिनट हीट करना था, आपने 2 मिनट हीट किए, तो भी क्या हो जाएगा? तो नहीं होगा। तो ये 5 चीजें हो गई। टार्च मतलब टार्च का स्टैंड, टार्च का डिजाइन, टंकी, पूरा तेल और पूरा टाइम। पहले तो टार्च की हाइट हो गई, कितनी हाइट पर सेट किया, फिर टार्च का डिजाइन हो गया कि सही कंडीशन हो गई, फिर टंकी या ब्लोअर की हो गई, फिर कितना तेल दिया, और उसके बाद कितनी टाइम। ये सारे पॉइंट किसको सुनिश्चित करने हैं? टंकी देने, स्टैंड ठीक, टीएनपी ठीक देने का काम तो सुपरवाइजर का है, का तो नहीं है ना। टार्च ठीक देने का काम किसका है? उपलब्ध कराने का काम तो सुपरवाइजर का है ना, उसका तो नहीं है ना। टंकी सही होनी चाहिए, किसका काम? आप लोगों का काम नहीं, उसका तो नहीं है। तेल देने का काम है कि तेल पूरा दिया और टाइम उसके बाद उसने कम लगाया, तो आप कह सकते हो कि जो है, तो टाइम और ये चीजें तो आपकी ब्लॉक पर डिपेंड करती है। तो उसको शार्ट प्रैक्टिस करने के लिए प्रोवोक मत करिए, फोर्स मत करिए। 5 चीजें ये हो गई, 5 चीजें हो गई कि नहीं हो गई? टार्च स्टैंड, टार्च, टंकी, तेल और टाइम, 5 हो गई। 3 कटिंग से रिलेटेड हो गई, न कम न ज्यादा और न ही तिरछा, 5 3 8। 9वां मोल्ड का सेंटर वाला। इन 9 पॉइंट में एक ही पॉइंट है जिसके लिए बिल्डर रिस्पॉन्सिबल है, वो है सेंटर में उसने मोल्ड नहीं बांधा। बाकी 8 पॉइंट के लिए बिल्डर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और इस बात को कोई आदमी देखने को तैयार भी नहीं। तो एज सुपरवाइजर अगर आप चाहते हैं कि हमारा, या जो भी ऑफिशियल आप चाहते हैं कि हमारा जीरो, तो आपको किन बिंदुओं पर ध्यान देना है भाई? कटिंग पे सही हो और टीएनपी सही हो। कटिंग के लिए लोहार को टेकअप करिए, दुनिया में क्यों नहीं काट रहा है, कम काट रहा है, ज्यादा काट रहा है, दुनिया में क्यों नहीं काट रहा है। अगर
उसमें प्ले है, वो देखने का काम आप लोगों का। ब्लोअर वगैरह ठीक नहीं है तो भी आप लोगों को बाकी जो टीएनपी टीपीपी से मिलती है। आज हम अभी फिलहाल चूंकि लक्ष्य 0 रखा गया है, अभी हम आपको इस बात पे असिस्ट कर रहे हैं कि जो भी ब्लो वगैरह, क्योंकि आप लोगों को टाइम लगता है और बहुत सारे कामों में बिजी रहते हैं, मान लीजिए इस चीज को इग्नोर हो जा रही है, तो हम अभी वन टाइम फिलहाल सबका सब रिप्लेस करा दे रहे हैं। जिसका भी टंकी खराब है वो अगले इस महीने में हम रिप्लेस करा देंगे, ठीक है। ये सारी रिप्लेस करा देंगे, समझ गए ना बात। ये बात दिमाग में आ गई कि नहीं आ गई, कहाँ गड़बड़ है? गड़बड़ हमारे बिल्डर लेवल पर नहीं, हमारे सुपरवाइजर लोग किन चीजों को ध्यान देना चाहिए, उन चीजों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उनको इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। ये अगर 9 पॉइंट आपने ठीक कर लिए तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि बाकी चीजें सब सेकेंडरी। आपका अलाइनमेंट थोड़ा मिसमैच है, मान लीजिए टॉप लेवल नहीं मिलाया तो ग्राइंडिंग से ठीक कर लेंगे। अगर गेज फेस आपने नहीं मिलाया तो भी ग्राइंडिंग से ठीक हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा पहले काट दिया तो मेटल शार्ट होने की संभावना है, लेकिन जब बहने लगता है तो बिल्डर लोग खुद ही रोक देते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए लेट काटा तो कटेगा नहीं, तो कुल्हाड़ी से काट करके आप ठीक कर लेते हैं, तो फिर मेहनत आपकी बढ़ेगी, इतना ही तो है ना। मान लीजिए क्या यही तो हो सकता है ना कि आपका जो है भाई प्रीहीटिंग ठीक कर लिया आपने, उसमें लगाया, पोर्शन को मिलाया, मिलाने के बाद डाला, रिएक्शन कराया, रिएक्शन करने के बाद और टैप हुआ। अब क्या चीजें पास, यही से शुरुआत होती है कि पहले आपने नीचे का सिस्टम प्रीहीटिंग का ठीक कर लिया। अब उसके बाद अगली चीज आती है कि आपने उसके ऊपर क्रूसिबल रखी, क्रूसिबल रख करके रिएक्शन का। तो क्रूसिबल में किन बात पर ध्यान देना है? क्रूसिबल आपकी जो हम लोगों ने नई जो आपको दी है सिक्योरिटी क्रूसिबल, उसमें नीचे एक थर्मल सील लगी रहती है। थर्मल सील जो है जब मेटल जनरेट हो जाता है तो उसके एक सर्टेन टाइम बाद वो ब्रेक होती है और मेटल उससे पूरा होकर निकल जाता है। कभी कभी आप लोग ये शिकायत करते हैं साहब ज्यादा टाइम लग गया, कभी जल्दी टैप हो गए। तो पहली बात, वो कोई इतनी बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड चीज नहीं है। कम होने की पॉसिबिलिटी इस वजह से गड़बड़ है कि वो मेटल एक सील ही है। मान लीजिए जरा सा भी आपने उसको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गई, हमारे यहाँ से सब संभावना बहुत कम रहती है, बड़ा प्रिकॉशन लिया जाता है, लेकिन मान लीजिए आपने बिल्डर ने उसको अंदर साफ करते समय किसी तरीके से हिला दिया, वो हिलनी नहीं चाहिए। नीचे जब बेस पे एक टिकिया रहती है वो हिलनी नहीं चाहिए। अगर वो हिल गई अपनी जगह से डिस्टर्ब हो गई है और अगल बगल से कुछ उसमें पंक्चर हो गया है तो वो जल्दी ब्रेक हो जाएगी। तो वो काम ना करें जब बेस वगैरह मान लो। लेकिन साथ में एक बात और है कि अगर उसमें बालू पड़ी है उसके ऊपर तो बालू उसमें एडिशनल सील का काम करती है। जो 15 से 25 सेकंड में टैप हो जाना चाहिए, वो टैपिंग का टाइम कितना बढ़ जाएगा? टैपिंग का 50 सेकंड हो सकता है। वो कितनी बालू पड़ी, आप ढेर सारी बालू डाल दीजिए, वो टैप ही नहीं हो। समझ गए मेरी बात? बालू बेस पे आपने साफ करी है या नहीं करी है, इस बात पे टैपिंग टाइम वेरी करता है। आपने उसको मान लो साफ करने में ढिला डुला दिया तो जल्दी टैप हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने साफ ही नहीं किया और बालू उसके ऊपर पड़ी है तो क्या होगा? एडिशनल बैरियर का काम करेगा और वो टाइम आपका बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ते बढ़ते कितना हो सकता है? वो इतना, अगर आपने बहुत सारी डाल दी तो वो आपका टैप ही नहीं। तो आपको साफ करना है, लूज बालू जितनी पड़ी है वो निकाल देनी है, ठीक है। लेकिन उसके साथ पहलवानी नहीं करनी है कि आप उसे हिला डुला दें, जेंटली आराम से साफ करें, ठीक है। क्लियर? कि जब क्रूसिबल में पोर्शन डालने के पहले भैया आपने हीटिंग का सिस्टम पहले ठीक कर लिया, उस विषय में सबको क्लियर हो गया। उसके बाद आप क्या करते हैं? हीटिंग करने के बाद आप उसमें ये करते हैं कि ये क्रूसिबल में पोर्शन डालने के पहले आपको क्रूसिबल में क्या करना है? आप देखिए कि उसको अंदर लूज जो बालू है उसको हल्का सा हाथ से मार करके निकाल दें, ठीक करें, और उसके बाद उसको उलट लें। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो चूंकि बालू जो है ना थोड़ा बहुत ये यहाँ पर लाते ट्रांसपोर्टेशन में झटका वटका की वजह से बेस में कुछ बालू डिपॉजिट हो जाती है, और वो डिपॉजिट हो जाएगी तो एडिशनल सील का काम करेगी और आपका रिएक्शन टाइम नहीं बढ़ा, बेसिकली टैपिंग टाइम बढ़ गया। रिएक्शन तो 20 सेकंड ही है, समझ लो। रिएक्शन टाइम तो बेसिकली 15 सेकंड के रेंज में ही रहता है, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी स्लैग प्रेशर के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो रिएक्शन टाइम तो वो फिक्स है। वो कहीं भी एल्युमिनियम मिल स्केल को मिलाकर रिएक्शन करेगा तो वो टाइम फिक्स है, ठीक। लेकिन टैप कितनी देर में होगा, वो सील कितनी देर में ब्रेक होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सील कितनी मोटी है। हम चाहें तो उसको सील की मोटाई बढ़ा करके, जो थर्मल सील नीचे लगी उसकी मोटाई बढ़ा करके उसका टाइम बढ़ा दे,
उसको थिकनेस कम करके उसका टाइम कम कर दे। हम लोग यही काम करते हैं कि उसको वेरी करते हैं। लेकिन हमारे अलावा आपके साथ क्या चीज है, आप उसमें बालू एडिशनल अगर आपने डाल दिया तो बालू भी सील का काम करेगी, टाइम आपका बढ़ जाएगा। तो बालू जो बेस पे डिपॉजिट नहीं होने पाए, ये बात आप ध्यान में रखिए, ठीक है। उसे हिलाएंगे भी नहीं, लेकिन कोई बालू भी नहीं रखेंगे। बालू अगर रहेगी तो एडिशनल सील का काम करेगी और टाइम बढ़ जाएगा। टाइम के विषय में मुझे ये कहना है कि टीपीपी का पोर्शन अप टू 90 सेकेंड, यानी टैपिंग टाइम अगर 90 सेकेंड तक भी जाता है तो भी आपका ज्वाइंट खराब नहीं बनेगा। 90 सेकेंड तक हम लोगों ने उसको कैलिब्रेट कर रखा है। तो अगर किसी का आदमी का कभी 40 सेकंड आ जाए, 50 सेकंड आ जाए तो डोंट वरी, आएगा नहीं, कभी कभी आएगा, आपने कुछ गलती करी होगी तभी, ठीक है। अभी टाइम वेरी होने का और एक बजे और आएगी, वो बता रहा हूं। पहले समझिए कि अगर आपका टाइम पड़ता है तो आप ये पैनिक ना हो कि साहब इतना बढ़ गया उतना बढ़ गया। तो अप टू 90 सेकंड आपका ज्वाइंट खराब नहीं। अगर आपने सही से हीटिंग किया है तो अप टू 90 सेकंड हम लोगों ने कैलिब्रेट करना कि हम और टाइम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए 10-15 सेकंड इसको और बढ़ा दें। क्लियर? तो अगर टाइम बढ़ता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या हो जाएगा। अगर आपने सही से हीट कर रखा है तो इसकी वजह से आपका ज्वाइंट खराब नहीं होने वाला है। तो क्रूसिबल वाली बात भी बता दी, क्लियर हो गई। अब एक बात रहेगी, पोर्शन आप इसमें डालते हैं, ठीक है। तो पोर्शन आप पहले पोर्शन आता था क्या, एक पॉलीथीन रहती थी, उसके ऊपर एक कपड़ा रहता था, हम लोग उसकी स्टिचिंग कर देते थे, उसके बाद दे देते थे आप। अब क्या किएगा, एक अंदर एक पॉलीथीन है जो सील्ड है, फिर एक बाल्टी है उसमें उसको फर्दर सील, इसको पकड़ना, यानी पहले केवल स्टिचिंग होती थी, सिलाई। अब आज की तारीख में क्या आपको दिया जा रहा है, सील। किसी भी तरीके से हवा और नमी जाने का कोई स्कोप उसमें नहीं है। हवा और नमी अगर पोर्शन में नहीं जा रही, इसका मतलब है उसमें किसी भी तरीके से बॉइलिंग की कोई संभावना नहीं। और अब ये पैकिंग इतनी फुल प्रूफ है कि आप इसे 48 घंटा भी पानी में डुबा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माइंड दिस। अब तो ये आप देखें कि जब तक खोले, मान लीजिए कभी कभी हो सकता है कि भीतर का पैकेट फटा मिल जाए, हम लोग उसको भी उसमें एक एडिशनल थैली डाल दी गई है, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। कभी कभी क्या होता था, हमारे यहाँ से जो बनाने वाले हैं, कोई लड़का है, उसने खड़े खड़े उसमें बाल्टी में डाल दिया, उसको सील होने के बाद खड़े खड़े डाल दिया, फट गया, उसने निकाला नहीं, उसके बाद उसने ऊपर वाली बाल्टी को ही सील कर दिया। तो इसे तो अपने आप में एक ही सील पर्याप्त, चाहे वो भीतर वाला सील हो चाहे बाहर वाला, एक पर्याप्त है, लेकिन डबल सील है। मान लो अंदर वाला फट भी गया तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट लगता है देन डोंट यूज। बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर बाहर वाली बाल्टी सील्ड है तो भीतर से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन उसके लिए भी हम लोगों ने एडिशनल काम कर, एक अब को 3 पैकिंग में मिलेगा। पहले एक दूसरी पॉलीथीन, वो बंधी उससे प्लास्टिक वाले टाई से बंधी होगी, देन जो आपको जो प्रेजेंट वाली पैकिंग थैली आ रही वो, और उसके ऊपर बाल्टी, तो कोई उसमें समस्या नहीं, ठीक है। तो पोर्शन की पैकेजिंग, और अगर मान लो आपको फटा मिलता है, पुराना मिल सकता है कभी, तो उसके लिए टेंशन मत ले। अगर बाहर वाला सील्ड है तो कोई समस्या नहीं। लेकिन आप पोर्शन जो है हम लोग जो आपको दे रहे हैं अपने यहां से मशीन मिक्सिंग करके दे रहे हैं, मशीन से उसको मिलाया जाता है, ठीक है। आपने कितने लोग हैं जो उस पोर्शन को सीधा बाल्टी क्रूसिबल में डाल दे रहे हैं, या पहले मिलाते हैं? मिलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। पोर्शन का मिलाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन कितना यूनिफॉर्म होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना अच्छे से मिलाया है आपने। कितने लोग हैं जो खुद से खाना बनाते हैं? कितने लोग इनमें से जितने से खुद से खाना बनाते हैं? जो लोग खुद से खाना बनाए होंगे या स्टूडेंट लाइफ में जिन्होंने खुद से बनाया होगा, इस बात को अच्छे समझ। मान लीजिए आप आटा ले लीजिए और पानी ले लीजिए, दोनों को मिला दीजिए तो क्या आप रोटी बना सकते हो? सिंपल ले लीजिए, आप आटा लिया उतना ही पानी डाल दिए, रोटी बन जाएगी? नहीं। कितनी देर तक आपने गूंथा? पानी मिलाने के बाद पहले मिला करके कितनी देर आपने उसको गूंथा? इस बात पे थोड़ा कम देर को तो फिर आटा हार्ड रहेगा, थोड़ा और थोड़ा अच्छा होगा। लास्ट में जब बहुत देर तक आप उसे अच्छे से गूंथते हैं तब आपकी रोटी अच्छी बनती है। इस बात को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा? पोर्शन में भी यही है कि आपने कितनी देर अच्छे से मिलाया। आपने केवल ऐसे से मिला दिया तो जो माल जनरेट होगा ना मेटल, वो अच्छा नहीं होगा। कितनी देर और कितने अच्छे से मिलाया। जैसे आपको बहुत देर तक आपने मिलाया और रोटी अच्छी बनी, ऐसे ही इसके साथ भी है कि आपने कितनी देर सारी चीजों को मिलाया, सारा कितनी अच्छी मिक्सिंग हुई, उसी से यूनिफॉर्मिटी आएगी, उसी से जो मेटल की क्वालिटी आएगी यूनिफॉर्म आएगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उसमें देखिए मिड स्केल और एल्यूमिनियम 2 बेसिक चीजें रहती है।
इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए इसमें कुछ और एलिमेंट डाल दिए जाते हैं। अब इसमें मोलिब्डेनम ऐड करते हैं, कार्बन ऐड करते हैं, मैग्नीज ऐड करते हैं। तो आपने अगर मिलाया नहीं तो क्या, कहीं मैग्नीज ज्यादा होगा, कहीं बिल्कुल कम होगा, कहीं मोलिब्डेनम ज्यादा होगा, कहीं कम होगा। आपको भले आंख से ना दिखे, लेकिन अंदर तो यही होगा ना। तो मेटल पता चला आपका क्या है कि मेटल की जो क्वालिटी है कहीं एकदम वीक है, कहीं एकदम मजबूत। तो ज्वाइंट तो कहीं भी कमजोर होगा, वहां टूट जाएगा। तो आपके लिए जो मिलाने वाली एक्टिविटी है बहुत आपको आसान दिखाई दे रही होगी यार, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मिलाने वाली एक्टिविटी एक्सट्रीमली क्रिटिकल। टाइम आपका जो है ये यूनिफॉर्मिटी जो आएगी 15 से 25 के बीच में, इसी बात पे आएगी कितना अच्छा मिलाया है। अगर आपने अच्छे से नहीं मिलाया तो इसमें आप नॉर्मलिटी आ जाएगी, कहीं कम आएगा कहीं ज्यादा है। समझ गया मेरी बात? तो टाइम ये जो रिएक्शन टाइम है 15 से 25 वाला कैसे वेरी करता है, ये मिक्सिंग की क्वालिटी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। पहला तो फैक्टर रहता है कि क्रूसिबल का बेस आपने कैसा क्लीन किया है। दूसरा फैक्टर ये है कि आपने मिलाया है। छोटी सी बात है लेकिन कितनी अहम है इस बात को समझिए। तो पोर्शन को अच्छे से मिलाना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और ग्रेविटी समझाने के लिए मैंने तुमको आटा वाला एग्जांपल बोला, नहीं है तो जिनको समझ में नहीं आ रहा है एक बार अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। सिंपल ड्राई आटा लेंगे और उसमें पानी डाल देंगे, कि रोटी बना लो, बना के दिखा दो तो मैं समझ जाऊंगा। आप पानी अलग रहेगा, वो अलग रहेगा, थोड़ा मिलाएंगे तो थोड़ा ड्राई रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मिलाएंगे तो जैसे जैसे जाएंगे तो पूरा एक लोला बनना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद फिर डो बन जाएगा जो अपने आप से खुद फूलने लगता है, और उसके बाद उसे रोटी बनाते हैं। मुझे खुद 7 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए बोल रहा हूँ। स्टूडेंट लाइफ में खुद से खाना बना के खाया है, इसलिए मैं इस चीज को बखूबी से जानता हूँ, मैं इसको अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। तो मिलाने वाली बात एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट, समझ गए ना सारे लोग? अच्छे से मिलाएंगे। प्रीहीटिंग वाली बात हो गई, क्रूसिबल वाली बात हो गई, मिलाने वाली बात। मिलाने के बाद क्या करते हो आप? पोर्शन को उसके भीतर आप एक शंकुकार में हीप करते हो, घेर लगाते हो। उसके बाद आपको कहा जाता है कि इसे 45 डिग्री पे एंगल पे लगाएंगे। क्यों? इसकी भी इंपॉर्टेंस है। आप अगर ऊपर से लगाएंगे तो कभी कभी इसके अंदर ये बस्ट करता है, तो अब आपका हाथ जल सकता है। अगर आप ऐसे करेंगे तो हाथ ऐसे उठा करेंगे, ऐसे करेंगे तो आप ऐसे हाथ उठाएंगे, तो आपके हाथ ना जले, इसलिए कहा जाता है कि इसको ऐसे करिए। दूसरी चीज ये, जो फुलझड़ी लगाएंगे तो उसके साथ पहलवानी नहीं करेंगे, चाकू जैसा नहीं होंगे, आराम से करेंगे। पोर्शन को आप माचिस की तीली से नहीं जला सकते, आप ट्राई कर लीजिए। इसलिए कोई डरने वाला जो पैनिक होता है ना, कुछ भागने वाली डरा के भागते, कुछ नहीं। पोर्शन को आप माचिस की तीली या नॉर्मल जो है आप कोयले की आग से नहीं जला सकते। आप समझ गए ना? तो कोई भी डरने की बात नहीं। पोर्शन को जलाने के लिए मिनिमम 900 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, जो फुलझड़ी के पॉइंट टिप पे जनरेट होता है। तो आप अगर सोचेंगे माचिस की तीली डालकर जला दे तो नहीं जलने वाला। एक बार रिएक्शन चालू हो जाएगा तो सिर्फ सस्टेनेबल है, लेकिन रिएक्शन इनिशिएट होने के लिए मिनिमम टेम्परेचर आपको चाहिए होगा, वो फुलझड़ी से मिलता है। तो आप सोचेंगे हम कोयले की आग डाल दें तो कोयले की आग डाल दें तो जल जाए, नहीं। माचिस की तीली डाल दें, नहीं। पत्ते डाल दें, नहीं। इसलिए कोई भी आदमी परेशान होने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। जो आदमी भागता है चाकू जैसा घोपते हैं, तो ऐसा नहीं करने की जरूरत है। आप चाकू जैसा घोपेंगे तो मसाला ही छूट जाएगा, करते हैं ना बहुत सारे लोग। ऊंचा हाथ है बिल्डर, वो इस मामले में ऐसा मरेगा ऐसे चाकू जैसा। अब एक ही पोर्शन को 3 बार में नहीं जला पाएगा, तो चाकू जैसा नहीं घोपेंगे, फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन से क्या है ना, उसका मसाला छूट जाएगा, वो बुझ जाएगा, ठीक है। तो आराम से पूरे जेंटली के साथ, तो उसमें जेंटली करेंगे, ऐसे हीट किया और उसको 45 डिग्री पे शंकु बना करके 45 डिग्री पे इसलिए लगाना कि आपका हाथ न चले। आपने ऐसे करेंगे, ऊपर लगाएंगे, ऊपर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका हाथ तब आप ऐसे उठाएंगे, और कभी कभी ये बर्स्ट करता है तो आपका हाथ जला सकते हैं। अगर आपने साइड हीट जो शंकु बनाया ऊपर टिप से थोड़ा ऐसे लगाया 45 और तब आप हाथ ऐसे, तो आपका सेफ्टी के लिए ये बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्योंकि किसी ने अनुभव के साथ ये चीज डिवाइस करी है तो उसकी वजह, मैं आपको हर चीज की वजह बता रहा हूं कि ऐसा क्यों। हर चीज की वजह, मिलाना है तो क्यों, शंकु बनाया जाता है तो क्यों, 45 डिग्री पर लगाया जाता है तो क्यों, क्रूसिबल साफ करना है तो क्यों, हर चीज की हम वजह बता दें। कट कम अगर है तो क्यों, क्या क्यों, ज्यादा है तो क्यों नहीं होना चाहिए, कम है तो क्यों नहीं होना चाहिए, तिरछा है तो क्यों नहीं होना चाहिए, मोड़ है तो क्यों सेंटर में बांधना चाहिए, काट क्यों अच्छी होनी चाहिए, हर चीज का रीजन बता रहे हैं। समझ में आ रही बात ना? अब आपने जो है ना क्रूसिबल में रख लिया, उसके बाद उसको रख दिया, रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद आपने वेट किया 15 से 25 सेकंड में आ जाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है आपका, डोंट वरी, वेट करिए। उसके बाद आपको उसको अप टू 90 सेकंड कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी
कितनी देर तक आपको उसको नहीं हटाना है अपने आप में, बताओ बिल्डर। 20 मिनट। अगर आपने एक बार क्रूसिबल में आग लगा दी और किसी वजह से टैप नहीं हुआ, मान लो कोई वजह ऐसी है, तो कभी भी ये काम ना करे कि आप क्रूसिबल उठा के ऐसे से करो हड़ा। मैं देखा हूं एक पिटवाई महोदय खुद ये करते कहते हुए अरे हटाइए। उसका मतलब क्या है कि अगर देखिए लिक्विड मेटल भरा है, उसका टेम्परेचर 1400-1500 डिग्री के रेंज में है, ठीक है। अगर वो बाल्टी किसी वजह से फट गई तो गिरेगी आपके पैर में, जहां गिरेगी वो पैर तो गया काम से। तो जिंदगी से ज्यादा प्यारा तो कुछ नहीं हो सकता ना। 20 मिनट में 20 मिनट इसलिए कि 20 मिनट में प्लास्टिक कंडीशन में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट से हट करके सॉलिड होकर के प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगा। तब अगर बाल्टी फटी भी तो वो लिक्विड के रूप में आपके पैर को नहीं जलाएगी, समझ गए। ये हर बाल्टी के पैकेज में निर्देश दिया हुआ है, दिया है नहीं दिया, पढ़ा है नहीं है तो पढ़ लीजिए। तो आपने रिएक्शन कर दिया, रिएक्शन करने के बाद वेट किया, टैप हो गया, अच्छी बात है। 90 सेकंड तक हमने अपना कैलिब्रेट कर रखा है, मान लो अगर उसके बाद भी जाता है तो मान लेंगे कि ठीक है इतने सारे जॉइंट खराब हुए, खराब नहीं हो गए तो ऐसा क्या हो गया, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बट फिर भी इसका मतलब है कि 90 सेकंड के बाद आप बढ़ा दे नहीं, क्यों नहीं हटाए, 20 मिनट तक नहीं हटाएंगे, 20 मिनट तक वो प्लास्टिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा तभी, ठीक है। उसके बाद सारी प्रक्रिया ऑटोमेटिकली जब टैप हो गया उसे हटा लेते हैं, फिर उसे सॉलिडिफाई होने का वेट करते हैं। गर्मी में क्योंकि ज्यादा देर में ठंडा होता है, जाड़े में अर्ली ठंडा होता है, तो जो मोल्ड वेटिंग टाइम उतनी देर में उसे आप वेट करते हो। फिर उसके बाद आप काटते हो, काटने के बाद ग्राइंड करते हो, ग्राइंडिंग टॉलरेंस। यूएसएफडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी चीजें 19-20 होंगी तो चलेगा, उनका असर यूएसएफडी पर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने हीट सही से नहीं किया है तो जॉइंट में फुट पे आपका डिफेक्ट आएगा। फुट में डिफेक्ट आने की वजह मैंने बता दिया है, एक ही वजह है हीट। हीट में एक वेल्डर रिस्पॉन्सिबल, बाकी 8 पॉइंट के लिए कोई और, 3 के लिए लोहार, बाकी टीएनपी अरेंज करने के लिए और। तो अब जब भी कभी कोई डिफेक्टिव आए तो बजाय स्किल वेल्डर को टीपीपी भेजो, साथ में ये भी आप देखें कि उसकी टीएनपी ठीक है या नहीं। जो आपको बोल रहे हैं तो जिन वेल्डरों की खराब परफॉर्मेंस है, एक दिन आ जाइए, 2 दिन का प्रोग्राम बना के आइए, सीख लीजिए। जिनकी परफॉर्मेंस खराब है उनको उनका टीएनपी देखिए, टीएनपी खराब है आप रिप्लेस कराइए, हम देंगे ना वहां से। आप खराब मटेरियल, खराब किसी चीज से आपको जॉइंट नहीं बनाना, जो चीज आपकी खराब हो हम आपको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। लेकिन आप देखने का काम तो हम लोग फिजिकली हर जगह नहीं तो मैं आ गया, अदरवाइज फिजिकली तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम जगह जाएं। जिस आदमी की प्रॉब्लम तुरंत है आप समाधान देंगे। अगर आपने इतना काम कर लिया तो मैं आपको ये एश्योर कर रहा हूं आपका जॉइंट किसी वजह से खराब नहीं होगा। और हम लोगों का एक ही नादर लेवल का लक्ष्य होना चाहिए कि हम लोगों को अगले साल 0 पे रहना है, और 0 पॉसिबल है। उसकी वजह बता दी कि अगर आप इन सारे बिंदुओं को ध्यान देंगे तो आपका 0% रहेगा। कोई वजह नहीं है तो आप सारी चीजें, वेल्डर वाला इशू देख लीजिए, लोहार वाला इशू देख लीजिए, टीएनपी वाला इशू देख लीजिए, और बाकी उसकी काउंसलिंग वाला देख। उसकी प्रॉब्लम को नजरअंदाज न करिए, उसको पहले तो जो बता रहा है उसकी बात ध्यान से सुने, गड़बड़ कहां कर रहा है। जो बात उसकी ठीक लग रही है उसका समाधान कर दीजिए, जो बात गलत बोल रहा है तो उसको आप कन्विंस कीजिए गलत है। अब मैंने जो बात बोली कि पोर्शन में देखिए मेटल की डेंसिटी, आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं। मेटल जो जनरेट होता है उसकी डेंसिटी क्या है, 7.6। आयरन की डेंसिटी क्या है, स्पेसिफिक डेंसिटी 7.6। आपकी रॉक की क्या है, 2.5। इसका मतलब क्या है कि अगर पोर्शन में रॉक डाल भी दी जाए तो उसमें फ्लोट करेगी, मिलेगी नहीं, समझ गए। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पानी अगर सीधे अगर आपने पानी डाला है, एल्युमिनियम वाला लेक्चर करते, एल्युमिनियम के जो इसकी रिएक्शन है पानी की और एल्युमिनियम की, वो सरफेस पे होती है। तो जो एल्युमिनियम का पार्टिकल के सरफेस में चारों तरफ एक कोटिंग बन जाती है, अगर वो बन गई है तो वो पोर्शन को बॉयल करेगी, और वो चीज स्लो रिएक्शन है। मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत डाला तुरंत हो जाएगा, वो स्लो रिएक्शन। तो आप तुरंत जैसे पानी डालते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होने में टेक्स टाइम। तो आपने तुरंत पानी मिला दिया और उसके बाद सोचो कि तुरंत बॉयल कर दिया तो बिल्कुल नहीं बना। वो अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है क्या, डैम्प एनवायरनमेंट में आप लंबे समय तक रख दीजिए। पहले पीडब्ल्यूआई के स्टोर में पोर्शन रखा रहता था 6-6 महीने, और उसके बाद डैम्प हो गया, फील्ड में गया तो पोर्शन खराब है, बजाय ये कहने की हमारे स्टोर में कोई चीज खराब हुई तो कोई एडमिट ही नहीं करता था। अब तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं है ना, आपके स्टोर में कैसा भी हो पोर्शन रखे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
हमने आपको जो व्यवस्था दी है उसमें अब आपके स्टोर की कंडीशन पे तो हमने कोई बात नहीं करी है। मोल्ड में जरूर ये बात लागू हो रही है कि अभी देखिए कि मोल्ड में टेम्परेचर हम उसको भी सील करा देंगे, तो अब ये प्रॉब्लम नहीं रह गई यहाँ, ठीक है। तो ये सारी बातें जो बताई है इनका अगर आप ध्यान से पालन करेंगे तो आपका ज्वाइंट अच्छा बनेगा। टीएमएस पे आप मॉनिटर करिए, एक एक वेल्डर करिए। अच्छा एक और बात बताना चाह रहे हैं, यूएसएफडी वाले पिटवाइयों का भी बड़ा रोल है। आप क्या करते हो, दो मशीनों के बीच में 10% का वेरिएशन हो सकता है। एक मशीन एक पिटवाई महोदय की है, उसने टेस्ट किया, और दूसरी मशीन से दूसरे पिटवाई ने टेस्ट किया, तो दोनों के बीच में जो पीक का वेरिएशन है वो 10% हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि एक मशीन में अगर 40% आ रहा है तो दूसरे में 44 भी आ सकता है, लेकिन 36 भी तो आ सकता है, आ सकता है नहीं। अगर वो मान लो 40 क्रिटिकल बैरियर था, दूसरी मशीन से टेस्ट करने में 36 आया तो 36 में गुड हो गया, 40 में बैड हो गया। तो अगर आप देखिए कि पिटवाई की मशीन की सेंसिटिविटी कैसा है। दूसरी चीज है कभी कभी उनकी मशीनें भी इंटरचेंज करा दीजिए, क्योंकि अब हमको अपने सिस्टम पे इतना भरोसा है, दूसरे को हो ना हो, लेकिन दूसरे अगले को हो ना हो, लेकिन हमको अपने सिस्टम पे इतना है कि कोई वजह नहीं है कि जॉइंट खराब बने। तो अगर जो क्रिटिकल बैरियर वाले हैं, 40-42 की पीक आ रही है, उनको कोशिश करो कि दोबारा से दूसरी मशीन से डिवाइस को देखो, अगर डिफेक्टिव आ रहा है तो मतलब मशीन की वजह से आ रहा है, जॉइंट तो ठीक है लेकिन मशीन की वजह से आ रहा है, तो आप उसे फिर क्यों डिफेक्टिव मार्क करें। तो अगर क्रिटिकल बैरियर पे है डब्ल्यूआई को आप बोलें कि भाई अगर आपका जॉइंट किस वजह से डिफेक्टिव है तो उसको दूसरी मशीन से टेस्ट करा लीजिए। एक और बात बताने जा रहे हैं कि 7 मार्च से पीपीपी में यूएसएफडी की भी ट्रेनिंग होने जा रही है। रेलवे बोर्ड ने परमिट कर दिया है और हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। हाँ, तो अब हम आपकी वो प्रॉब्लम भी दूर कर देंगे कि आपके पास यूएसएफडी पीडब्ल्यूआई ट्रेंड नहीं है। ना कर लेगा हर पीडब्ल्यूआई यूएसएफडी ट्रेंड हो, तो हर मंडल को 6-6 लोग नॉमिनेट करने हैं। 7 मार्च से पहला कोर्स चालू है, आप लोग उसमें जो है अपने अपने मंडल से नॉमिनेट करिएगा। सारे लोगों को एक बार समझ में आ जाएगा कि यूएसएफडी का मतलब यूएसएफडी क्या है, वेल्ड की इंटीग्रिटी टेस्ट करती है कि वेल्ड में कहीं हालत तो नहीं है इस तरीके की। तो वेल्ड की मतलब यूएसएफडी टेस्टिंग और पोर्शन की क्वालिटी के बीच में कोई लिंक नहीं है। पोर्शन खराब होगा तो ज्वाइंट मतलब उससे आप अच्छा जॉइंट, अगर मैंने जो बताया कि सारी बातों को अगर ध्यान देंगे तो ज्वाइंट आपका अच्छा बनेगा, बॉयल ना करें बस, क्योंकि आप वेल्ड की इंटीग्रिटी टेस्ट कर रहे हो, उसमें मेटलर्जी नहीं टेस्ट कर रहे हो। अगर पोर्शन खराब होगा तो मेटलर्जी 19-20 हो सकती है, ठीक है, बट वेल्ड एक्सेप्ट यूएसएफडी में खराब नहीं हो, ये बात समझ में आनी चाहिए। और जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही तो उसे सिविल इंजीनियरिंग नहीं आ रही। तो यूएसएफडी के बारे में क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है तो हम आपको वहां पे वेल्ड वाला भी दिखाएंगे, बाकी सारी चीजें दिखाएंगे। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो उसके बारे में समझ में आएगा। अगर कहीं भी वेल्ड में ऊपर से नीचे तक अगर उसकी मेटल की मतलब ग्रेन स्ट्रक्चर भी बदल रही है तो भी उसमें पीक आ सकती है। भीतर आपको कुछ भी डिफेक्ट नहीं मिलेगा लेकिन उसमें पीक आपको दिखाई नहीं देगी। तो बहुत सारे जॉइंट में ही होता है। आपके देखिए साहब 2013 से डिफेक्टिव जॉइंट है लेकिन अभी आज तक टूटा नहीं और टूटने पे कुछ मिला नहीं। तो उसकी वजह क्या है कि उसके भीतर के माइक्रो स्ट्रक्चर पूरी बेल्ट बॉडी में ऊपर से नीचे तक वेरी कर रही है। वेरी करने की वजह से क्या है, जॉइंट में पीक तो आ जा रही है लेकिन भीतर देखेंगे तो बेल्ट में तो हालत तो है नहीं। तो जो मैं बात बता रहा था आटे वाली दास्तान, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने बेल्ट उसको ठीक से मिलाया नहीं, इधर की मेटलर्जी कुछ है दूसरी जगह की मेटलर्जी कुछ है, तो पता चला बेल्ट तो अपने आप में ठीक है लेकिन पीक तब भी दे रहा है। और अगर आपने अच्छे से मिक्सिंग कर दिया है तो पूरे बेल्ट की अगर जो बेल्ट मेटल है उसकी केमिस्ट्री या मेटलर्जी एक जैसी होगी तो उसमें वो पीक नहीं आएगी। तो मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्मिटी के लिए कि मेटलर्जी ठीक रहे। अदरवाइज पता चला अगर आपने ठीक से मिक्स नहीं किया तो जॉइंट में कुछ भी डिफेक्ट नहीं लेकिन फिर भी जो कि माइक्रो स्ट्रक्चर पूरी एक क्रॉस बदलेगी, ऊपर कुछ होगी नीचे कुछ होगी या कहीं कुछ होगी कहीं कुछ होगी, तो जॉइंट आपका ठीक होने के बावजूद भी डिफेक्टिव हो सकता है। तो मिलाने वाली प्रक्रिया की बहुत ज्यादा अहमियत है, समझ गए ना, समझ गए बात। तो ये भी हम आपको अपने यहाँ से ताकि दोनों चीजों के बारे में सकती है और ये दोनों चीजों के बारे में जब आप लोग सीख जाएंगे तो आप लोग अपना सीख रहे जब जान जाएंगे कि कैसे काम करता है। तो अभी पीडब्ल्यूआई लोग थोड़ा सा ये सब्डी वाले ओवर कासस रहते हैं, मार्किंग जरा सा डाउट हुआ तो भी लगा देते हैं, ये सारी प्रॉब्लम है ना। क्यों लगाने की जरूरत है जब आपको अपने सिस्टम में इतना भरोसा होना चाहिए कि क्यों ऐसा करने का। हमको इतना भरोसा है कि कोई वजह नहीं कि खराब, हम आपको कुछ बातें बोल सकते हैं। 2 साल से कोई भी जॉइंट प्रीमेच्योर फेल नहीं हुआ, शुरुआत के छोड़ गए 1-2 बैच के वो हमने कोर्स में विड्रॉ कर लिए थे, बीच में कुछ ऐसा गड़बड़ हुई थी क्योंकि एक मतलब
उस छोड़ दो उस वजह को, लेकिन बीच में वो हमारे सारे के सारे हम लोगों ने बिल्डा कर लिए थे। अदरवाइज कोई भी पोर्शन आज ज्वाइंट बनाया कल फेल हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। हमको इतने सिस्टम पे अपने भरोसा है, अगर आपने जरा सा भी सावधानी बरती, जितनी बातें मैंने बताई आपने उसमें 80% भी फॉलो कर लिया है, तो कोई वजह नहीं कि आपका ज्वाइंट खराब हो। ज्वाइंट आपका अच्छा बनेगा। और कोई भी ज्वाइंट 2019 के बाद आप अपना इसमें देखिएगा, कोई भी ज्वाइंट प्रीमेच्योर फेल नहीं होगा। और अगर इतने दिन चल गया तो कोई वजह नहीं है कि आगे नहीं चलेगा। जो खराब ज्वाइंट है वो भी, बट अभी फिलहाल आपको खराब नहीं रखना है। ये तो एक बात हो गई कि यूएसएफडी वाले से को भी आप नजर में रखेंगे कि अननेसेसरी तो नहीं मार्किंग कर रहा है। और अगर जरा सा भी डाउट है फिर तो की मशीनें से बदल करके या दूसरे आदमी से टेस्ट करा लें। तीसरी बात और एक बात बता रहे हैं, क्योंकि अब नंबर ऑफ डिफेक्टिव ज्वाइंट बहुत कम हो गए आपके मंडल के डिफेक्टिव पॉपुलेशन मेरे ख्याल से 5 है। नहीं क्या आज के डेढ़ हुआ नहीं, ये तो टोटल जो डिफेक्टिव ज्वाइंट है, मैं वही बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ, इसको इम्पोर्टेंट बात तो समझो। अमरजीत दिक्कत है क्या? एक तुम दोनों को कोई दिक्कत है? फिर बार बार जैसा तुम्हारे मंडल में पिछले एक साल में 68 ज्वाइंट 68 ज्वाइंट है जो डिफेक्टिव बने। मैं ये बात बता रहा हूँ, दूसरी कंट्री में क्या करते हैं, जब आपको पता है ये ज्वाइंट डे 1 में जो आपने बनाया उसी दौरान डिफेक्टिव, उसको आपको काउंट करने की आवश्यकता है, उसे तुरंत रिप्लेस करनी। जैसे जापान में क्या करते हैं,